हाउ डू दे डू इट में आज देखिए कैसे जापानी ऑयस्टर पर असर डालकर उसे एक शानदार मोती बनाया जाता है। मोती हजारों सालों तक इन्हें हीरो से भी ज्यादा कीमती माना जाता था। कुदरती मोती इत्तेफाक से बने थे, सीपी के कवच के एक टुकड़े की वजह से। लेकिन 1000 सीपियों में मुश्किल से किसी एक में मोती होता है, इसलिए सीपियों को उत्तेजित करने का एक तरीका खोज लिया गया है ताकि शानदार मोती तैयार हो सके। लेकिन हाउ डू दे डू इट? दक्षिणी जापान का किनारा धाराओं, खूबसूरत खाड़ियों, शानदार नजारों और धड़कती जिंदगी से लबरेज पानी। यहां सदियों से कुदरती मोती निकाला जा रहा है। लेकिन 100 साल पहले मोती उद्योग का कायाकल्प किया इन्होंने, कोकीची मिकीमोटो। सबसे पहले इन्हीं ने कल्चर्ड मोती बनाए थे। लेकिन कुदरत की एक बहुत दुर्लभ प्रक्रिया को फिर से रचना एक बहुत बड़ी चुनौती है। मोती बनाने के लिए सबसे पहले तो एक सीपी चाहिए, इसलिए पहला कदम है लाखों नन्हे पर्ल ऑयस्टर्स पैदा करना। बेहतरीन मोतियों से बने नेकलेस हजारों पाउंड में बिकते हैं। जाहिर है ये मुनाफे का सौदा है। ब्रीडिंग शुरू करने के लिए इस मादा जापानीज अकोया ऑयस्टर को इस मोटे खूबसूरत कवच के लिए चुना गया है। इसके अंडों को सावधानी से निकालकर समुद्री पानी से भरे एक जग में एक खूबसूरत नर के शुक्राणुओं से मिला दिया गया है। जैसे ही भ्रूण तैयार हो जाता है, इन्हें इन टंकियों में लाया जाता है और सिर्फ 24 घंटों बाद इनमें से लार्वे निकल आते हैं। हर टंकी में हजारों लार्वे रखे जा सकते हैं और ऐसा हर नन्हा कण जल्दी ही एक सीपी में बदल जाएगा। लेकिन इसके लिए इन्हें चाहिए खाना। यहाँ लाखों लार्वों का पेट भरना है और इनका खाना जुटाना काफी मुश्किल काम है। और उस पर दिक्कत यह है कि सीपियां सिर्फ समुद्र में रहने वाले सूक्ष्म फाइटोप्लैंक्टन खाती हैं। इसके लिए एक पूरे कमरे में बुलबुलों वाली कांच की टंकियां रखी हुई हैं। इन टंकियों में इतना खाना उगता है कि लार्वे के नन्ही सीपी बनने तक काम चल जाए और फिर इन्हें समुद्र में भेज दिया जाता है। हिफाजत के लिए सीपियों को खास तौर पर डिजाइन किए गए पिंजरों में रखा जाता है। इन्हें बांस की तैरती हुई किश्तियों में बांधकर समुद्र में लटका दिया जाता है। पर्ल फार्म के मैनेजर जूनियर यामामुरा के सामने दिक्कत यह है कि सीपियों को जिंदा रहने के लिए बहुत खास तरह के हालात चाहिए, खास तरह का खाना और तापमान। सर्दियों में यहाँ पानी का तापमान कम से कम 12-13 डिग्री रहता है। इसलिए ऐसी जगह चाहिए जहाँ इतना तापमान बना के रखा जा सके। सीपियों को खाना भी चाहिए, इसलिए ऐसी जगह चाहिए जहाँ बहुत सारे प्लैंकटन हों। सीपियों को सही तापमान और जरूरत भर प्लैंकटन मिले, इसके लिए कर्मचारी लगातार समुद्र की निगरानी करते हैं। रोजाना नमूने लिए जाते हैं और वैज्ञानिकों का एक दल इनका विश्लेषण करता है, जो नजर रखता है कि पानी का तापमान ऊंचा और खाना ज्यादा बना रहे। दोनों में कमी होने पर सीपियां मर सकती हैं। इसका उपाय बांस की वो किश्तियां हैं जिनसे सीपियां लटकी हुई हैं। इन किश्तियों को वहां ले जाया जा सकता है जहां के हालात बेहतर हों। तमाम सावधानियों के बावजूद ये कुदरत के रहमो करम पर रहती हैं। प्रशांत जैसे समुद्री तूफान वाले इलाकों में तो जोखिम और भी ज्यादा होता है। समुद्र तूफान और रेड टाइड एक बड़ा खतरा है। पानी के तापमान में बदलाव आने से भी दिक्कत होती है। हम नहीं चाहते कि पानी का तापमान कम हो या 30 डिग्री से ऊपर जाए। हो भी जाए तो हम लाचार होते हैं, कुछ नहीं कर पाते। समुद्री तूफानों की खबर पहले से की जा सकती है, पर जब रेड टाइड आए तो कुछ नहीं किया जा सकता। रेड टाइड लाल एल्गी का एक बादल होता है जो जहरीले केमिकल छोड़ता है। रेड टाइड हजारों वर्ग किलोमीटर लंबा हो सकता है और 90% सीपियों को मार डालता है। दिक्कत यह है कि कोई नहीं जानता कब रेड टाइड बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ रिसर्च लैब में कियोहितो नगाई और इनके दल ने एक अनूठा वार्निंग सिस्टम बनाया है। सीपियां समुद्र में इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के इस पेचीदा बक्से से जुड़ी हैं और नतीजे सीधे लैब में दिखाए जा रहे हैं। यह सिस्टम जानता है कि जब हालात बिगड़ने लगें तो कौन सी हरकतों को देखा जाना चाहिए और वो चेतावनी जारी कर देता है। एक तरह से सीपियां वैज्ञानिकों से बात कर रही होती हैं।
जब सीपी की तबीयत खराब होने लगती है तो वो सिग्नल भेज देती है कि इस वक्त उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, और ये सिग्नल सीधे हमारे पास आ जाता है। अगर सीपियां 2 साल तक बची रह गईं, तो वो अगले कदम के लिए तैयार रहेंगी। अब इन्हें मोती बनाने के लिए उत्तेजित किया जाएगा। इस प्रक्रिया को न्यूक्लिएशन कहते हैं, जिसकी शुरुआत सीपी के बदन के दीवार से होती है। इसे मैंटल कहते हैं। एक तंदुरुस्त सीपी को चुनकर उसके मैंटल का एक टुकड़ा बारीकी से काट लिया जाता है। मैंटल से एक पदार्थ रिश्ता है जिसे नेकर कहते हैं। इसी से वो कण बनता है जो मोती का रूप लेता है। इसी प्रक्रिया को यहां फिर से रचा जा रहा है। एक सर्जन जिंदा सीपी को लेकर उसके अंदर मैंटल और एक गोल मनका डाल देता है। मैंटल मनके के चारों तरफ मोती की झिल्ली बनाती है, फिर धीरे धीरे नेकर की परतें बनाते हुए मोती बना देती है। काम पूरा होने पर न्यूक्लिएटेड सीपियों को समुद्र में वापस भेज दिया जाता है। इन्हें खास तौर पर डिजाइन किए गए नेट पैनलों में रखा जाता है। पानी और प्लैंकटन इनके आर पार जा सकते हैं, लेकिन इसके बहाव को बनाए रखना एक दिक्कत है। सीपियां बार्नेकल और मॉस को आकर्षित करती हैं। इनके जमा होने से जालियां जाम हो सकती हैं और पानी का बहाव कम हो सकता है। इसलिए पैनलों की नियमित रूप से जांच की जाती है। अगर ये जमाव बहुत ज्यादा हो जाए तो सीपियों को बाहर निकालकर संभालकर इनकी सफाई की जाती है। सीपियों के पानी में जाने के 3.5 साल बाद अब वक्त आ गया है मोती निकालने का। लेकिन इतनी अत्याधुनिक निगरानी और हिफाजत के बावजूद आधे से ज्यादा सीपियां मोती निकालने से पहले मर जाती हैं और बची हुई में सिर्फ 5% ही नगीने की क्वालिटी का मोती तैयार कर पाती हैं। और यही 5% मोती फार्म की जेम एक्सपर्ट यूरी टकीनो के पास भेजे जाते हैं। इन मोतियों का एक नेकलेस तैयार किया जाएगा और यूरी की सबसे बड़ी चुनौती होती है मोतियों को तोड़े या चटकाए बिना छेद करना। इसका उपाय है 2 अलग-अलग ड्रिल के जरिए दोनों तरफ से छेद किया जाए। इसके बाद रेशम के एक धागे में मोतियों को पिरो लिया जाता है और कई सालों के इंतजार के बाद एक शानदार नेकलेस तैयार हो जाता है।